नेचर में कैसे होते हैं, आइसोट्रोपिक। तो ये दो चीजें अपने को सीखनी है, एनाइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक। ये क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है और आपको क्या याद रखना है। तो आप हेडिंग डालें एनाइसोट्रोपी एंड आइसोट्रोपी, एनाइसोट्रोपी एंड आइसोट्रोपी। क्या शुरू, चलो बहुत ध्यान से देखना, बहुत आसान है ये। बताओ आइसो का मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री में आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। तो पहले हम आइसोट्रोपिक की बात करते हैं। आइसोट्रोपिक क्या होता है, जैसे आपके पास एक सॉलिड है, ठीक, ये एक सॉलिड रखा हुआ है, आप इस सॉलिड में इधर से इधर मूव करो, एक इधर से इधर मूव करो। बताओ ये ए से बी एक डायरेक्शन हो गई, ए से सी एक डायरेक्शन हो गई। अगर दो अलग अलग डायरेक्शन पे एक डायरेक्शन में जाने पर फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू सेम आए, किसके वैल्यू सेम आए, फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, जैसे रेजिस्टेंस हो गया, इनकी वैल्यूज अगर सेम आ रही हैं तो ऐसे सॉलिड को हम कैसा सॉलिड बोलते हैं, आइसोट्रोपिक सॉलिड बोलते हैं। मतलब यहाँ पर और यहाँ पर इस सॉलिड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा या इसका रेजिस्टेंस होगा, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम। वहीं अगर किसी सॉलिड में दो अलग अलग डायरेक्शंस पे मूव करने पर फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यूज अलग अलग आए तो फिर हम उसे कौन सा सॉलिड बोलते हैं, अनआइसोट्रोपिक सॉलिड बोलते हैं। इस सॉलिड के लिए इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, अभी देखते हैं रीजन भी। पहले आप टर्म का मतलब समझो। आइसोट्रोपी क्या होती है, दो अलग अलग डायरेक्शन में जाने पर अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू सेम आ रही हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपी। और ऐसे सॉलिड को हम कौन सा सॉलिड बोलते हैं, आइसोट्रोपिक सॉलिड। डेफिनेशन अभी लिख लेना, पहले समझ लो। सिमिलरली अगर अलग अलग वैल्यूज आए तो उनको हम क्या बोलते हैं, एन आइसोट्रोपिक सॉलिड। जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, अनआइसोट्रोपिक। कि जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं बताओ वो नेचर में कैसे होते हैं, आइसोट्रोपिक। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स अनआइसोट्रोपिक होते हैं और अमॉर्फस सॉलिड्स नेचर में कैसे होते हैं, आइसोट्रोपिक होते हैं। बात आती क्यों, तो क्यों के लिए आपको अरेंजमेंट पे चलना पड़ेगा। पहले बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में अरेंजमेंट कैसा होता है, रेगुलर। तो मैं बनाना शुरू करता हूं, मान लो ये है ए, ठीक, ए के बाद यह सपोज कुछ बी, फिर कौन आएगा आपका, ठीक। तो इस तरह से आप मेरे साथ साथ ही बनाना शुरू कर दो, टाइम वेस्ट होगा फिर बाद में। ए, फिर कौन आएगा बी, ठीक है। डेफिनेशन आप बाद में भी लिख सकते हो क्योंकि तो ए है, ये बी है, ये फिर कौन आएगा, ए ए ए ए, और यहाँ पर आ जाएंगे बस सारे बी आ। तो इस तरह से देखो रेगुलर हर ए के बाद बी रिपीट हो रहा है, हर ए को चारों तरफ से बी ने सराउंड कर रखा है, हर बी को चारों तरफ से ए ने सराउंड कर रखा है। तो ये एक रेगुलर पैटर्न चल रहा है, ठीक। अब इस रेगुलर पैटर्न के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्शंस बनाते हैं, ठीक। तो अब यहां पे देखो, सपोज मेरे पास एक डायरेक्शन तो है ये और एक डायरेक्शन है मेरे पास ये दो अलग अलग डायरेक्शंस हैं, ठीक। अब आप देखो, बताओ इधर इस वाले डायरेक्शन में अरेंजमेंट क्या चल रहा है, बी ए बी ए बी। बताओ इसके बाद कौन आएगा, ए, फिर उसके बाद कौन आएगा, बी, ठीक है। बताओ इस डायरेक्शन में अरेंजमेंट क्या चल रहा है, ए ए ए। बताओ आगे कौन आएगा, ए, उसके आगे भी कौन आएगा, बोलो आएगा। बताओ इन दोनों डायरेक्शंस में अरेंजमेंट सेम है या अलग अलग है, अलग अलग है। अगर दोनों अरेंजमेंट अलग अलग हैं तो ऑब्वियसली फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यूज भी क्या आने वाली है, अलग अलग आने वाली है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर क्या होता है, दो अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर जो अरेंजमेंट होता है वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो डिफरेंट अरेंजमेंट होने की वजह से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए दो अलग अलग डायरेक्शंस में फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या आएगी, अलग। मेल्टिंग पॉइंट को भी बोल सकते हो क्या आएगा, अलग। क्योंकि अरेंजमेंट क्या है आपका, अलग।
रेजिस्टेंस भी क्या आएगा, अलग। लेकिन हमने तो पढ़ा है सॉलिड का रिफ्रैक्टेंट सेम होता है, तो वो एवरेज वैल्यू होती है। वो उसकी पूरी सरफेस की कौन सी वैल्यू लेकर चलते हैं, हम एवरेज वैल्यू लेकर चलते हैं। अगर आप स्पेसिफिक दो डायरेक्शंस की अलग अलग वैल्यू निकालोगे तो दोनों वैल्यूज क्या आएंगी, अलग अलग। इसी वजह से आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैसे होते हैं, अनआइसोट्रोपिक। कैसे होते हैं, अनआइसोट्रोपिक, क्योंकि इनके लिए दो अलग अलग डायरेक्शन में वैल्यूज क्या आएंगी, अलग अलग आएंगी। वहीं अगर आप अमॉर्फस सॉलिड्स के लिए अरेंजमेंट बनाओ तो आओ फिर से साथ में बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, एरो बना लेना, फिर आप टाइम दे दूंगा आपको। अभी तो मेरे साथ साथ ही बनाओ। देखो इधर कौन आएगा, ए। अब बताओ अमॉर्फस सॉलिड में ए के बाद कौन आएगा, तो जो इच्छा बना दो, तुम वापस से ही बना रहा हूं। फिर मान लो कुछ बी आ गया, फिर से ए आ गया, कुछ भी चल सकता है, कोई फिक्स है ही नहीं, कुछ भी आपकी मर्जी हो, जो बनाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से ये आपके पास एक अमॉर्फस सॉलिड बना जिसमें रैंडम अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। सही है। अब आप मुझे बताओ, हम यहां पर भी दो डायरेक्शन चूज करते हैं, एक ये डायरेक्शन और एक ये डायरेक्शन। ठीक है, ए बी बी ए बी। बताओ आगे कौन आएगा, पता नहीं। ए बी ए, बताओ आगे कौन आएगा, कुछ भी नहीं पता, कुछ भी आ सकता है। मतलब अरेंजमेंट क्या है, टोटली रैंडम है। तो जब इधर भी कुछ भी आ सकता है, इधर भी कुछ भी आ सकता है, हमें पता ही नहीं, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो हमारे लिए दोनों डायरेक्शंस को हम लोग क्या मान लेते हैं, सेम। कि भाई जब इधर भी अरेंजमेंट रैंडम है, इधर भी अरेंजमेंट रैंडम है, तो हमारे लिए तो दोनों डायरेक्शन से क्या हो चुकी हैं, सेम। तो ध्यान रखना, अमॉर्फस सॉलिड्स में रैंडम अरेंजमेंट की वजह से हम दोनों डायरेक्शंस को सेम मान लेते हैं। अब अगर दोनों तरफ अरेंजमेंट सेम है तो बताओ प्रॉपर्टीज की वैल्यूज भी क्या आने वाली है, सेम। इसलिए जो आपके अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, आइसोट्रोपिक होते हैं। तो ये आप ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपसे डायरेक्ट पूछी जा सकती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनाइसोट्रोपिक होते हैं, जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स नेचर में कैसे होते हैं, आइसोट्रोपिक होते हैं। कोई डाउट समझ में आ रहा है? चलो तो पहले आप ये डायग्राम बनाओ।